सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 8 दिसंबर का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग साथियों 8 दिसंबर के ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग या फिर करंट अफेयर, जीके, जीएस पूछा है उसको हम कवर करने वाले हैं, जो कि 100% रियल ऑथेंटिक है। साथियों, इस क्वेश्चन को जो है दो लड़के और एक लड़की ने भेजा है, जिसका नाम है चितरंजन, अभिषेक और एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। इन तीनों ने इस क्वेश्चन को लिखकर भेजा है। इनको मैं मेहनत को सराहना करता हूँ और इनको धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए और वहां पर एक लिखित रूप में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, जो कि रियल होना चाहिए साथियों। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चन की ओर। इस पहले ही क्वेश्चन को देख सकते हो, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी किसी ना किसी ये शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। खुद मैं एनालिसिस करवाया हूं तो मुझे मालूम है, ठीक है। अगर आप लोग एनालिसिस करते हो तो आपको भी ये मालूम होगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन था, हु वन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025, यानी आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता। जहां पर इस तरीके से आपको चार हूबहू ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा भारत। ये तो राइट हो गया, इसका भारत हो गया। लेकिन इससे अब क्वेश्चन क्या बनेंगे ये सुन लीजिए, ठीक है। जो फैक्ट्स हम लोग लाते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं और बना भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि यह खेल जो है किस तिथि और किस तिथि के बीच आयोजित हुआ था और कहाँ आयोजित हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच चला था और जो है यह मलेशिया में आयोजित हुआ था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इस खेल में, इस टूर्नामेंट में कितने टीम शामिल हुए थे, कितने टीम भाग लिया था, तो आप लोग याद रखिएगा इस टीम में जो है 16 टीमों ने भाग लिया था, ठीक है। अब हो सकता है पूछ दे कि फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा वायु असम मास ओवल स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जो कि पंडामारन ब्लैंक मलेशिया में खेला गया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विपक्ष में, फाइनल के विपक्ष में जो है कौन सा टीम खेल रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जो है 9 विकेट से हराया था और यह दूसरी बार खिताब जो है भारत ने जीता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था। आप लोग याद रखिएगा, गोगोंदी मिस्त्रिसा को जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है आपसे, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है। तो देखिए, इसमें जो है गोगोंदी मिस्त्रिसा ही प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई है, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन रही है, तो आपको याद रखना है निक्की प्रसाद, ठीक है। ये का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा था, इन जनवरी 2025 इन विच सिटी ऑफ गुजरात डिड अमित शाह इनऑग्यूरमेंट द आर्कियोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट म्यूजियम प्रेमा संकुल एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जहां पर इस तरीके से जो आपको हूबहू ऑप्शन दिए गए थे, मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, ठीक है। अमित शाह ने जनवरी 2025 में गुजरात के किस शहर में पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया, जहां इस तरीके से आपको हूबहू जो ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2025 को अमित शाह ने गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर शहर में नया वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम, प्रेमा संकुल और वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा वडनगर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मार कर स्पेशली ये क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। क्वेश्चन था, इन विच लीग कंपटीशन डिड नीरज चोपड़ा थ्रो 90.23 मीटर इन जर्लिंग टू फिनिश सेकेंड, यानी नीरज चोपड़ा ने किस लीग यानी प्रतियोगिता में 90.23 मीटर का भाला फेंककर दूसरा स्थान प्राप्त किया। जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को जो है मिले होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है डायमंड लीग में, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था कि डायमंड लीग यानी दोहा डायमंड लीग में जर्मनी के जूनियर वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ यह खिताब जीता था, जो पहला स्थान पाए थे। लेकिन 19.23 फेंक कर जो है दूसरा स्थान पाए थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है।
1.06 मीटर फेंका था जर्मनी के जूलियर वेबर ने। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 6, how much total budget was allocated to the Ministry of the Youth Affairs and Sports। यानी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मिनिस्ट्री ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कह रहा है कि युवा मामला एवं खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है, जहां पर आपको इस तरीके से जो ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो इसका आंसर जो है 3794.30 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बारे में समझिए, और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। देखिए बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बजट से आप लोग क्वेश्चन जितने भी हैं 2024 का, 23 से बजट याद रखिएगा। ठीक है, 23 का बजट, 24 का बजट, 25 का बजट और 26 का बजट आया है या नहीं आया है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इन सभी का बजट आप लोग को याद रखना है। तो कुल मंत्रालय ने 3794 पॉइंट कुछ जो है करोड़ आवंटन किया था, राशि का आवंटन किया था। खेलो इंडिया 1000 करोड़ जो है से बढ़ाकर इसको आवंटन किया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय खेलों प्राधिकरण को 830 करोड़, उसके बाद राष्ट्रीय खेल महासंघ को 400 करोड़ जो कि 340 करोड़ से बढ़ाकर किया गया था। ठीक है, पहले 340 करोड़ इसका बजट था, उसके बाद 400 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप लोग ध्यान से देखिए, E0 से क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, तो E0 से रिलेटेड आप लोग E0 क्या है, क्या काम करता है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सारा जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन था, वेयर वॉज द E0 फायर इनिशिएटिव लॉन्च्ड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2025। यानी E0 पहल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2025 में कहाँ लॉन्च किया गया था, जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखिए यह पहल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय जिसको I4C, ठीक है, के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों पर जो है तेजी से कार्रवाई करना था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था, साथियों मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। साथियों दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने वो बताया है आपको, और उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, लगभग 2 घंटा का वीडियो है, आप लोग उसको देखिए और उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं ये आपको विश्वास के साथ बताता हूँ। ठीक है, पूरी विश्वास और अनुमान के साथ बता रहा हूँ कि उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी में से जो है देख लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसी वीडियो के, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ की विधि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब एक ऑप्शन में आप लोग देखें जिब्रेलिन दिया होगा। ठीक है, जिब्रेलिन इसका कार्य समझिए। देखिए जिब्रेलिन तने और जड़े की वृद्धि को प्रभावित करता है, और साइटोनिन जो ऑप्शन आपको दिया गया है यह मुख्य रूप से जड़ों और अंकुरों को बढ़ाने का काम करता है, कोशिकाओं को विभाजन का बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन और साइटोकिनिन का जो है काइनिन यहाँ होगा, काइनिन का काम है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी इसे मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है इंग्लिश वाले भी देखते हैं। विच रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जहां पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और देखिए मैंने इन चारों ऑप्शन के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग जाइए उसको देखिए। ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल का जो दाएं हाथ अंगूठा नियम है, ये बताता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम यह बात। ठीक है, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये राइट, मैक्सवेल का दाएं हाथ नियम अंगूठा जो है चुंबकीय
धारा चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए धारा चालक का चुंबकीय क्षेत्र कौन ज्ञात करता है? मैक्सवेल का दाएं हाथ नियम। याद रखिए मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा बोल रहा है। ठीक है, तो इस फिंगर पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम यह बताता है कि ये फ्लेमिंग है, मैक्सवेल नहीं है। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम बताता है कि कोई धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल का दिशा क्या होगी, यह दिशा को बताता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। अगर अब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट में समझना है तो यूट्यूब पर मैक्सवेल का बाएं हाथ नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम, बाएं हाथ नियम सब लोग समझ इसको समझकर आइएगा। ठीक है, तब इस आप लोग एग्जाम में प्रवेश कीजिएगा। अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम की बात कर रहा है। बाएं हाथ की पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। अंगूठा चालक पर लगे बल यानी गति की दिशा को दर्शाता है। उसके अलावा मध्यम अंगुली जो है, जो मध्यम अंगुली होती है मिडिल अंगुली, वो विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है, इसके अलावा बताता है कि यह नियम मुख्यतः विद्युत मोटर के कार्यों सिद्धांतों को समझाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, या तो 27 को पूछा होगा या फिर 2 या 3 दिसंबर को पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जहां पर इस तरीके से हूबहू आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि यह जो है कहाँ कब आयोजित हुआ था, तो आप लोग ये अवधि याद रखिएगा, 14 से 17 अक्टूबर के बीच जो है यह आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आपको डेट याद रखना है, स्थान याद रखना है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आप पूछ सकता है कि कौवा संस्करण था, तो आप लोग याद रखिएगा ये 5वां संस्करण जो कि 14 से 17 अक्टूबर के बीच किया गया था और स्थान था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ सकता है कि पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों नौसेनाओं के बीच जो है पेशेवर तालमेल और रणनीति समन्वय को बढ़ाना इसका मुख्य कारण था। अब आता है कौन कौन से देश जो इसमें भागीदारी दिए हुए थे, तो इसमें भारतीय नौसेना जिसे INS करवती कहते हैं और इंडोनेशिया नौसेना KRNI जॉन ली इसमें जो है भाग लिए थे। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 मार्च 2025 को बिहार में कौन सा दिवस मनाया गया? विच डे वाज सेलिब्रेट इन बिहार ऑफ 22 मार्च 2025? जहां पर इस तरीके से आपको हूबहू 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार दिवस जो है 22 मार्च को हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग एक स्वतंत्र राज्य के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब? तो 1912 में, आपको डेट याद रखना है। इसके अलावा यह राज्य का 113वां स्थान दिवस था। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। 113वां जो है स्थान दिवस था। विश्व जल दिवस आपको याद रखना है, 22 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और 2025 में इसका विषय ग्लेशियर संरक्षण था। ठीक है, इसका मुख्य थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण, जिसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व पर जोर देना था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है एक कार के वेग को, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, एक कार को वेग को 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार द्रव्यमान 150 kg दिया हो? ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22,500 जूल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अपने घर पर मैंने क्वेश्चन दे दिया आप सबको, ये क्वेश्चन रहा, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसको घर पर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा था और ये भी एक जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जितना भी आप लोग जिसका भी चैनल को एनालिसिस करते हैं पेपर को, तो आप लोग करते रहिए चाहे लेकिन
जो भरोसेमंद चैनल है उसका ही कीजिएगा, ठीक है। हर किसी चैनल का मत कीजिएगा कि कोई फेक भी ला रहा है, ठीक है, व्यू के लिए। तो हमारा जो है भरोसेमंद चैनल है, आप लोग हमारा भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन था, महिलाओं में अंडे का निषेचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? Where does the fertilization of a worm mainly occur in females? जहाँ इस तरीके से जो हूबहू आपके 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन का कार्य होता है। जैसा कि इस कॉन्सेप्ट में आप लोग समझ सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होता है ये निषेचन, जहां अंडाशय में निकलने के बाद अंडा शुक्राणु से मिलता है और इसके बाद निषेचित अंडा गर्भाशय में चला जाता है और वहां प्रत्यारोपित हो जाता है, जिसमें गर्भावस्था शुरू होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट ठीक ठाक लगा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि ये भी क्वेश्चन पूछ गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जहां पर इस तरीके जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि 80th सत्र थी, इसकी अध्यक्षता जर्मनी के पूर्व विदेशी मंत्री एनालेना बेयरबॉक, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, एनालेना एयरबॉक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगेन हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो याद रखिएगा यह सत्र 9 सितंबर 2025 को शुरू हुआ था और 8 सितंबर 2026 तक चला था, यानी चलेगा, ठीक है। वह इस पद पर चुनी जाने वाली 5वीं महिला थी और पश्चिमी यूरोपीय समूह से पहली महिला थी। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा 80वें सत्र का विषय एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक इसका थीम था, ठीक है, ये थीम है इसका, आप लोग थीम ये याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सितंबर 2025 में किस मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की जाने की घोषणा की है? जहां पर हूबहू आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। देखिए क्या हुआ था कि भारत के पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विक्रम की घोषणा और उसे लॉन्च करने में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अहम भूमिका रही, जिन्होंने क्या किया कि सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चिप भेंट की और इसके विकास की जानकारी दी। यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसरो की सेमीकंडक्टर लैब द्वारा विकसित किया गया है और अंतरिक्ष वे रक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था सितंबर 2025 में, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पर, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? ठीक है, हाल ही में खबरों में रही श्रेष्ठ योजना किस विभाग से संबंधित है? जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेहरा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरियाज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, ठीक है, संचालित योजना है, ठीक है, ये किसके द्वारा संचालित है? सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय द्वारा एक संचालित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह योजना सामूहिक शिक्षा, सामाजिक समानता और वंचित वर्गों में शैक्षणिक उत्थान को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। तो ये भी आपको पर्पस फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय आधिकारिक मंत्रालय, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध का निर्माण करता है? जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को जो है मिले होंगे, ठीक है, जिसमें आपका आंसर सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट
को आप लोग क्लियर कीजिए। कार्बन के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यह सबको मालूम होगा। आणविक बंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना संभव नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंध बनाता है। क्या करता है? साझा करता है, शेयर करता है, ठीक है। तेरी जरूरत होगी तो तू ले, मेरी जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। इस कारण कार्बन मुख्य रूप से संरचना बंध का निर्माण करता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? जहां पर इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जहां पर ए में था एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पेट में पेप्सिन जो है सभी को पचाने का एंजाइम जो है पचाने का काम करता है। यह जो कि जठर क्या बोलते हैं उसको, जठर रस में मौजूद होता है, यानी पेप्सिन जो है पेट में प्रोटीन को पचाने का काम करता है, ठीक है। और ये कहाँ उपस्थित होता है? तो जठर रस में उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा अम्लीय माध्यम में सक्रिय होकर प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। कौन? पेप्सिन, ठीक है। तो आप लोग पेप्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने 2 घंटे का साइंस का वीडियो पढ़ाया है, जो कि 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक जितने भी साइंस से क्वेश्चन पूछे गए, उसमें अब मैंने एक अलग से उसको छांट कर एक पीडीएफ बनाकर उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग उसको जाइए, उसको देखिए और अपने अनुभव को कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या अनुभव रहा आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, आप लोग निगेटिव पॉजिटिव कुछ तो आप लोग सक्रिय क्रिया तो देंगे ना। तो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 400 गुने 4 मीटर में रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मतलब किसने जीता, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिले होंगे। देखिए महिला जो है 4 गुने 400 मीटर में जो है स्वर्ण पदक जीता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2023 में मिस्टी, जिसे हम कहते हैं माइक्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, यानी माइक्रो पहल योजना के तहत माइक्रो वर्गीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर कौन राज्य है? जहां पर इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2023 में मिस्टी योजना के तहत मैग्रो वनीकरण में गुजरात राज्य राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023 से 24 में की गई थी, जिसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र में मैग्रोव वनों का विस्तार, तटरेखा की सुरक्षा और स्थानीय समुदाय की आजीविका को बढ़ाना था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जहां पर हूबहू आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसमें आंसर हो जाएगा 100 गीगावाट, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 2047 के ऊर्जा लक्ष्य, ठीक है, जो लक्ष्य रखा गया है मुख्य रूप से 1800 गीगावाट में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता, 100 गीगावाट जो परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना शामिल है, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो हो जाएगा 1800, अगर बात करेगा परमाणु ऊर्जा क्षमता तो हो जाएगा 100 गीगावाट। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाल ही में खबर में देखी गई वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? जहां आपको इस तरीके से हूबहू 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि यह गंगानाड जो है केरल में देखा गया था, ठीक है। अब समझिए कि वेम्बनाड झील भारत की सबसे जो है लंबी झील है, जो मुख्य रूप से केरल राज्य में स्थित है। यह झील अपने बैंक वाट्स के लिए प्रसिद्ध है और इसकी लंबाई 96 पॉइंट जो है 5 किलोमीटर। 2002 में वेम्बनाड को अंतर्राष्ट्रीय महल का रामसन आंध्र भूमि घोषित किया गया है, तो ठीक है। ये भी आपको फैक्ट से याद रखना बहुत मुख्य पॉइंट है।
इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था बोह का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से किस तत्व पर लागू होता है। जहां पर इस तरीके से हूबहू 4 ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन पर लागू होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर साफ अक्षरों में कहा गया है, बोह का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयनों जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर लागू होता है। ठीक है, उसके अलावा बोह का मॉडल निम्नलिखित के लिए सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। हाँ? हाइड्रोजन परमाणु एकल आयनिक हीलियम, दोहरा आयनित लिथियम, 3 गुना आयनित बेरिलियम पर इस पर आधारित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था उस वीडियो में कि आप लोग धातु और धातु में जो अंतर है आप लोग देख लीजिएगा, अंतर सिर्फ देख लीजिएगा, तो आप लोगों को ये कंफर्म, आप लोग अधातु अधातु से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टिक करके आइएगा। ठीक है, तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन को सही से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आयोडीन जो इसमें दिया गया है, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसके क्रिस्टल धातु जैसे जो है चमक प्रदर्शित करता है। आमतौर पर अधातु चमकदार नहीं होते हैं, पर आयोडीन इस नियम को अपवाद बना देता है, क्योंकि आयोडीन एक अधातु है और यह एक चमकने वाला धातु है, मतलब चमकता है। इसी कारण आयोडीन को पाठ्य पुस्तक में धातु जैसे चमकने वाला अधातु बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्शन सही से ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं उसके माध्यम के कण जो होते हैं वो कैसे कंपन करते हैं, जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग के कणों की गति तरंग की दिशा के समान में होती है, इसलिए ऐसे कंपन करते हुए आपको दिखाई देती है। फिर से आप लोग देख लीजिए, अनुदैर्ध्य तरंग में कणों की गति तरंग के दिशा में, इन तरंग के दिशा के समान दिशा में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु के कण पीछे आगे कंपन करते हैं। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूल मादा परिणन अंग स्थितिकेसर का मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज द मेनली फंक्शन ऑफ द पिस्टिल, द फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पर स्थितिकेसर आपको है 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर परागकण का बनाना। ठीक है, या अंकुरित करना। जैसे आप लोग इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। फूलों का मादा प्रजनन अंग स्थितिकेसर का मुख्य कार्य परागकणों को ग्रहण करना होता है, निषेचन में मदद करना होता है, अंततः बीज युक्त फल का उत्पादन करना होता है, जो पौधों के अगली पीढ़ी को जन्म देता है। यह परागकणों के अंकुरित के लिए एक मंच प्रदान करता है और जो अंडाणुओं को सुरक्षा देता है, जो बाद में बीज बनते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन कैसे करके पूछ सकता है, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा पूछ सकता है। इस स्थितिकेसर के मुख्य कार्य क्या है और इसके भाग क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग उसके जो भाग है उसके द्वारा आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वर्तिका जिसे स्टिग्मा कहते हैं, यह क्या है। देखिए यह ऊपरी चिपचिपा हिस्सा होता है फूलों का, जो परागकणों को पकड़ता है और परागकण की प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसका कार्य याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्तिका स्टाइल। यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है और परागनली को बीजांड तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करता है, जहां निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद एक भाग आता है अंडाशय, ओवरी। ठीक है, यह आधार पर स्थित होता है और इसमें बीजांड होते हैं। आधार मतलब सबसे नीचे जो हिस्सा होता है वो वाला, और बीजांड, इसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में और बीजांड बीज में विकसित होते हैं। और ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है 150 न्यूटन 0.25 वर्ग मीटर पर लग रहा है, तो क्षेत्रफल से आपको दाब निकालना है। जहां पर इस तरीके से जो है आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका पास्कल हो जाएगा। थोड़ा इसके डिटेल में आप लोग गूगल के द्वारा मदद मांगकर आप लोग इसको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था
20 रुपए की नोट पर किस चीज का चित्र मतलब होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिपिक्टेड ऑन द 20 रुपी नोट ऑन द, ठीक है। जहां पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो देखिए 20 रुपए के नोट पर 20 रुपए के नोट पर उसके पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं का चित्र है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और भारत के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जबकि सामने की तरफ महात्मा गांधी का चित्र है, ठीक है। पीछे की तरफ अगर पूछेगा तो एलोरा की गुफा हो जाएगा, और सामने की तरफ पूछेगा तो महात्मा गांधी का चित्र हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है, फिर से एक बार क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि 20 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र बना होता है। तो अब देखिए आप लोग के सवाल में क्या पूछा था कि आगे की तरफ पूछा था या पीछे की तरफ पूछा था। अगर आगे की तरफ पूछता तो महात्मा गांधी का चित्र हो जाता, और पीछे की तरफ पूछता तो वो वाला इसका आंसर हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं का आंसर हो जाता, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने कहा था कि बजट से क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आप लोग बजट से क्वेश्चन याद रखिएगा। 23 से 24 वाला भी याद रखिएगा, 24 से 25 वाला भी आप लोग बजट वाला याद रखिएगा। एक बार तो जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन था बजट 2025 से 26 मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एक्सपीरियंस के लिए आवंटन बढ़ाकर कितना किया गया था। यानी देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो कह रहा है कि बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ठीक है। यानी पिछले का भी आप लोग आंकड़ा याद रखना है, कितना था और कितना किया गया है। जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 23,168 करोड़ का आवंटन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि देखिए ये अभी 2025 से 26 में 23,168 करोड़ का आवंटन दिया गया था, जो कि पिछले वर्ष आपको मैं बता दूं कि 17,306 करोड़ का जो है आवंटन था, यानी इतना का बजट था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है ये भी आपको ध्यान होता है, और उसमें भी क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन और छिपे हुए होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गर्म चीज को छूने से हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं, ठीक है। जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जैसे पहला ऑप्शन में था हाथ में उष्मा का उद्दीपन बहुत अधिक होता है, ठीक है, ये थोड़ा आंसर सटीक नहीं लग रहा है। सभी जीवित प्राणी ऐसा करते हैं, ये भी सटीक आंसर ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सी देख लेते हैं, मनुष्य अधिक चौंक होते हैं, मनुष्य अधिक चौंक होते हैं, थोड़ा 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 ये बड़ा है। उसके बाद मनुष्य अधिक विकसित होते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग इसके कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। हाथ में उष्मा का हीट का उद्दीपन बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो इसको पहले फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या होगा। जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो त्वचा के संवेदनशील तंत्रिकाएं के तीव्र उद्दीपन उत्पन्न होता है। यह सूचना सीधे में रज्जु तक पहुंचती है, और बिना मस्तिष्क की सोच के लिए प्रतिवर्ती क्रिया के माध्यम से हाथ तुरंत पीछे हटा लिया जाता है। तो ठीक है, ये क्या होता है, हमारे तीव्र उद्दीपन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तीव्र उद्दीपन के कारण, ठीक है। तो ये संवेदनशील होते हैं जो हमारे सीधे सिग्नल में रज्जु को भेजते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और मैंने उस 2 घंटे की वीडियो में, जो कि 1 घंटे 53 मिनट का था, उसमें मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट दिखाई देती है, कहाँ की वस्तु, निकट की बोल रहा है ना। दृष्टि दोष व्यक्ति को कह रहा है किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु, हाँ पास यानी निकट की दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष होगा। निकट की दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर को दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ये सारे मैंने उसमें बताया हुआ है। तो कह रहा है कि लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो कौन सा रोग है, यही ना, हाइपर मेटोपिया, उसके बाद दृष्टि वैभव, उसके बाद प्रेसबायोपिया, उसके बाद दिया मायोपिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखो निकट, ठीक है, निकट और दूर,
निकट का इंग्लिश होता है क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। और इस दूर का होता है मायोपिया। तो देखिए निकट का पूछा है तो हाइपर मेट्रोपिया ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या मैंने सही बोला? तो चलिए यहाँ एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अब देखिए इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर निकट दृष्टि दोष आपको हुआ है तो हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। दूर दृष्टि हुआ है तो आपको मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब देखिए तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो गलत हो गया है कंसेप्ट। जैसे कि मैंने कहा था कि निकट, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, मैं थोड़ा इसे विश्लेषण कर देता हूँ। दूर, ठीक है, ये निकट है और ये दूर। निकट इसे कहते हैं मायोपिया, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मायोपिया। और जो दूर है इसे कहते हैं हाइपर मायोपिया। ठीक है, हाइपर मायोपिया हो सकता है तो आप लोग कहीं नोट्स बना सकते हैं। इसे कहते हैं हाइपर मायोपिया दूर को, और निकट को कहते हैं मायोपिया। तो इसका देखिए जो है पास पूछा था या दूर पूछा था, तो इसको मायोपिया जो आंसर हो जाएगा, हाइपर मायोपिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं दूर, दूर तो हाइपो मायोपिया। ठीक इसके उल्टा होता है, पास की चीजों को धुंधली दिखाई देती है, दूर की चीजों साफ दिखाई देती है, क्योंकि फोकल रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है, यह न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? और ये भी एक साथियों रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बार बार कर रहा हूँ, उस 2 घंटे के वीडियो को मेरे जाइए देखिए, और उसमें आपको उम्मीद करता हूँ इतना मतलब सुकून मिलेगा ना पढ़ के कि कहिए मत। जब वो पढ़ के एग्जाम में जाइएगा तो कहिए कि हाँ नहीं, क्वेश्चन आपने जो दिया था, जितने भी क्वेश्चन है वो सब रिपीटेड वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो जाइए उस क्वेश्चन को देखिए, उस वीडियो को देखिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि गोली चलाने पर बंदूक के पीछे धक्का देती है, यह न्यूटन गति के किस नियम पर आधारित है? देखिए पहले आप लोग समझिए कि यह न्यूटन के जो तीसरे नियम पर आधारित होता है। कैसे, थोड़ा ये डिटेल में आइए समझते हैं। अब देखिए तीसरा से पूछा तो पहले दूसरा से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ विश्लेषण दिया गया, जब बंदूक की गोली चलाते हैं, निकलते हैं, तो क्रिया होता है, जो धक्का में पीछे कंधा पर मारता है वो विपरीत उसका प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, अब ये उसका हो गया। अब देखिए आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि प्रथम नियम तो हो गया। प्रथम नियम जो होता है न्यूटन का, वो जड़त्व का नियम उसे कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम को संवेग का नियम कहते हैं, और तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं? तृतीय नियम से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, समीकरण मिलता है A बराबर M में। तो ये आप लोग फैक्ट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल से, 3 kg द्रव्यमान 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से तथा 2 kg द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो किस स्थिति में अधिक बल लगेगा? यहाँ पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ऑप्शन है उसमें से 3 kg पर सबसे अधिक बल लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग ये देख लीजिए, न्यूमेरिकल बनाया है, बना है, इस पे आप लोग देख सकते हैं। मैं बताना नहीं चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये पहली बार क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा नहीं था। तो दिवस से क्वेश्चन अब आ रहा है, बार बार आ रहा है। 2 क्वेश्चन तो आ चुका है दिवस से, एक बार बिहार दिवस, एक श्रमिक दिवस। तो दिवस से जितने भी क्वेश्चन है आपको बस देख के चले जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर बता दूं कि 1 मई को जो है दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे थीम पूछे तो याद रखिएगा, श्रमिक की सुरक्षा और स्वास्थ्य इसका थीम था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था IPL 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तानी पहली बार IPL का खिताब जीता था? यानी मतलब कि कप्तान के तौर पर जो है IPL जीता था। जहां पर इस तरीके से ऑप्शन देखेंगे, देखिए पहली बार हार्दिक पांड्या को जो है गुजरात टाइटंस का जो है कप्तान बनाया था, और पहली बार में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो मुंबई में आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार IPL खिताब जीता। उस समय टीम के कप्तान रजत पाटीदार थे। अतः यह IPL 2025 में बतौर कप्तानी पहली बार जीतने वाले खिलाड़ी रजत पाटीदार बन गए। ठीक है, इसके अलावा IPL 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदानगर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह जो है
खेल हुआ था। तो ये भी फैक्ट सबको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन था टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। यह वर्ष ऑल इंडियन लॉन टेनिस एंड जो है क्रिकेट क्लब लंदन में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑल इंडियन इंग्लैंड क्लब, ठीक है, जो कि 30 जून से 13 जुलाई तक यह जो है चलता है। ठीक है, यह विंबलडन चैंपियनशिप का 138वां संस्करण था और इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा विंबलडन 2025 में पुरुष एकल के विजेता जैनिक सिनर इटली से जो कि रहने वाली थी, उसके बाद जिन्होंने कार्लोस अल्फराज को स्पेन जो कि रहने वाला था उसको हराकर अपने महिला एकल विजेता ईगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड के रहने वाली थी, जिन्होंने अमांडा अनिसिमोवा को हराया था। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इन फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा है, आप लोग एनालिसिस करें लगातार तो आप सबको मालूम होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2025, ठीक है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025 14 फरवरी जो है 2025 में मुंबई में आयोजित हुआ था। उसी समारोह में जो है आर श्रीजेश जो भारत के हॉकी गोलकीपर हैं स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार नवाजा गया है। ठीक है, किसको, तो याद रखिएगा क्या नाम है इनका, PR श्रीजेश को। ठीक है, इसके अलावा जबकि मनु भाकर ने स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर फीमेल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मनु भाकर को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। देखिए अधातु से ये जो है तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अधातु धातु में अंतर क्या है, धातु क्या है, धातु क्या है, ये सब आप लोग करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, जहां पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ब्रोमीन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे, देखिए ब्रोमीन का प्रतीक जो होता है Br होता है, इसकी परमाणु संख्या 35 होता है। रासायनिक तत्व परमाणु क्रमशः 80 होता है, जिसका प्रतीक Hg होता है। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट से याद रखने हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जब ब्रोमीन से पूछ सकता तो पारा से क्यों नहीं पूछ सकता। जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तो इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछे जाते थे। ठीक है, तो देखिए इसका कारण यह है कि पारा अपने मतलब क्यों ऐसा होता है ये समझिए कि इसके कारण पारा अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को साझा करने में बहुत खराब कार्य करता है, इसलिए ऐसा कारण जो है देखने को मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवाह पोर्टल किस महीने में लॉन्च जो है किया गया था, जहाँ आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो 28 मई 2024 को यह लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है RBI से विभिन्न अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आसान बनाता है और पारदर्शिता लाने और निर्णय सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए प्रवाह का मतलब पूछ सकता है ये आपसे, तो याद रखिएगा P का मतलब होता है प्लेटफॉर्म और R का मतलब होता है फॉर रेगुलेटरी और भी फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन A का मतलब होता है, और V का मतलब है वैलिडेशन और A का मतलब है एंड अथॉराइजेशन। ठीक है, नियामक, अनुप्रयोग, सत्यापन, प्राधिकरण के लिए मंच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि पित्त रस, आमाशय रस और लार और एड्रिनली में से कौन सा पदार्थ सीधे रक्त प्रवाह में चला जाता है, जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को जो है मिले होंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एड्रिनली एक हार्मोन है जिससे अधिक वृक्क ग्रंथि
से सीधे रक्त से स्रावित किया जाता है, जबकि पित्त रस, आमाशय रस और लाल पाचन रस है जो नलिकाओं के माध्यम से पाचन तंत्र में प्रवाहित, जो सीधे रक्त में नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको मिल गया होगा। सूक्ष्मदर्शी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर हमेशा क्या दिखाई देता है? जहाँ इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देखने को मिले होंगे। देखिए इसका आंसर हो गया कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये सबसे जो है ऊपरी परत है इसलिए ये दिखाई देती है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर कि कोशिका झिल्ली प्रत्येक जो है, एक सेकेंड, प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होती है और यह कोशिका के बाहरी सीमा बनाती है, इसलिए यह हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, सूत्रकणिका तथा केंद्र कुछ कोशिकाओं में नहीं होती है। क्रोमोसोम सामान्य अवस्था में स्पष्ट नहीं दिखते हैं, वे मुख्यतः कोशिका विभाजन के समय दिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है? मानव में भिन्न जनन कौन सा गुणसूत्र करता है? जहां इस तरीके से जो आपको चार ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र के एक जोड़े द्वारा होता है, न कि किसी विशेष संख्या वाले ऑटोसोम जैसे कि 13, 18 या 21 द्वारा। ठीक है, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जिनमें 12 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और जो शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करता है। तो आपका आंसर मिल गया एक लिंग जीन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि महिलाओं में जो होता है एक से एक गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक से वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जब बच्चे का लिंग पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो माता में एक्स गुणसूत्र देती है, जबकि पिता एक्स या वाई दे सकता है। एक्स या वाई दोनों में से कोई एक दे सकता है। ठीक है, तो ये लड़का लड़की जो निर्भर करता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, एक साइकिलिस्ट चलते चलते जो एक साइकिलिस्ट है जो चलते चलते अगर अपने हाथ सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जाएगा? एक साइकिलिस्ट है, चलते चलते अगर अपने हाथ से सेब फेंक देता है तो सेब किस दिशा में जो है जाएगा? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जहाँ इस तरीके से जो है आपको ऑप्शन दिया था, साइकिलिस्ट के विपरीत दिशा में, साइकिलिस्ट के साथ साथ गोल में जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पर्श स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, उसके बाद सीधे नीचे गिर जाएगा। तो समझिए यहाँ पर जब साइकिलिस्ट चलते हुए सेब को छोड़ता है या फेंकता है तो उस क्षण सेब के पास साइकिल की तत्काल वेग होता है। वृत्तीय गति पहिए की किनारी पर गति में कोई भी वस्तु यदि छोड़ी जाए तो वस्तु वृत्त को छोड़कर स्पर्श रेखा दिशा में जाती है। किस दिशा में? स्पर्श रेखा दिशा में जाती है। इस कारण जड़त्व है वस्तु अपनी तत्काल गति की दिशा में बनाए रखना चाहती है, इसी से सेब स्पर्श रेखा की दिशा में जाएगा, न कि पीछे, न गोल और न ही सीधा। तो इसका उम्मीद करता हूँ आंसर मिल जाएगा, स्पर्श की दिशा में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर आपको चार तरीके से जो ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह शक्ति के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, किसके 4 गुना हो जाएगा? शक्ति के 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वस्तु की अंतिम चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसमें 150 मीटर दूरी तय करता है तो उसका त्वरण कितना होगा? या एक्सेलरेशन आपको पूछ रहा है। अब देख लीजिए क्या क्या आपको दिया है और क्या आपको लाना है, वो डिटेल लिख लीजिए, और जिसके में आपका आंसर आपका आएगा इतना। अब कैसे आएगा? गूगल से आपको कर लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता? ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां आपको इस तरह के चार ऑप्शन दिए गए थे, तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जो है मैच चीन महिला हॉकी टीम और भारत महिला हॉकी टीम के बीच हुआ था। फाइनल में चीन भारत को जो है 4-1 से हराया था। ठीक है, चीन ने भारत को 4-1 से हराया था, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा महिला हॉकी एशिया कप का 11वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। यह 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगजो में कोंगोंगसू कैनाल स्पोर्ट पार्क हॉकी मैदान में आयोजित हुआ था, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2025 का टेम्पल टन पुरस्कार किस
किसे दिया गया है, हु इज द 225 टेम्पल प्राइज। ठीक है, जहाँ इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन दिए थे केवल द्रव्यमान पर, केवल ऊंचाई पर, द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर, न द्रव्यमान पर न ऊंचाई पर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यमान ऊंचाई दोनों पर। अब देखिए स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, तो ये द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर यहाँ पर देख सकते हैं। अगर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी mgh में से कोई भी बढ़ेगा तो इसका मान जो है बढ़ेगा। जी तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आपका ऑप्शन दिया गया था 28, 32, 44, 48। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी है। आप सबको मालूम है कार्बन सी, ठीक है, का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, ये आप सबको मालूम है। उसके ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जिसमें आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अगर आप लोग 44 मारे तो सही है, नहीं मारे तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद C2H5OH का रासायनिक नाम पूछा था, जहां पर इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देखने को मिला था। देखिए C2H5OH जो है इसमें दो कार्बन परमाणु और एक हाइड्रोक्सिलिक समूह यानी OH होता है, इसलिए इसका यूपक जो नाम होता है एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एथेनॉल जिस ऑप्शन में है आप लोग टिक लगा लीजिएगा। यह एक एल्कोहल होता है और सामान्य इसे एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। तो देखिए आप लोग एथेनॉल नहीं देगा तो एथिल एल्कोहल जरूर देगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे तो आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन जो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया की 60 साल की यात्रा को समर्पित है, इसके लेखक कौन है? जहां पर इस तरीके से जो आपको चार ऑप्शन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वी श्री राम और लक्ष्मण है इसके लेखक, और यह पुस्तक ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों के इतिहास और पशु कल्याण के कार्यों का दस्तावेजीकरण करती है, जिसे हाल ही में मार्च 2025 में जारी किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विमोचन जो है मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN प्रकाश ने किया था। ठीक है, ये विमोचन भी इसका याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण से कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साम्यता कैसा होता है, और 2 दिसंबर या 3 दिसंबर को पूछा था कि अवतल लेंस का जो है सूत्र क्या होता है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ठीक है, आप लोग इस सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जहां आपको ऑप्शन दिया गया तो सदैव आभासी और सीधा होता है। ठीक है, सदैव वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों होता है, सदैव समान होता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, व्यू कैसी है, जैसे कि जब वस्तु फोकस के बाहर होती है तब जो है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु फोकस और दर्पण के पीछे होता है तब प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है तथा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो वस्तु को निर्भर करता है, इसलिए वस्तु अवतल दर्पण पर वास्तविक उल्टा कभी आभासी सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। तो देख लिए वास्तविक बन सकता है, सीधा बन सकता है, वास्तविक उल्टा आभासी सीधा सब बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये राइट अप का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जब हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन जो है उसमें भी पूछा गया था और एक बैलेंस करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जहाँ इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जब हाइड्रोकार्बन की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? नमक और जल, नमक और हाइड्रोजन गैस, नमक और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है NHCO3 कि किसी भी अम्ल जैसे कि HCl के साथ अभिक्रिया में हमेशा नमक जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो जिस ऑप्शन में है इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक जल कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंतु कोशिका में निम्न से क्या उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में क्या उपस्थित नहीं होता है? जहां इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दिए गए थे।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरोप्लास्ट जो हरित लौह ये पौधों में होता है, न कि जंतुओं में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जंतु कोशिका में मुख्य रूप से कोशिका भित्ति या फिर हरित लवक या फिर बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अनुपस्थिति होती है। ठीक है, हरित लवक ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और केवल पादपों कोशिका में पाए जाते हैं, जंतुओं में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इस तरफ को। ठीक है, तो जब किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके साथ या तो क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। देखिए, जब एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका वेग धीरे धीरे कम होता है और वो अपनी अधिक ऊंचाई पर क्षण भर के लिए रुकता है। जब जब उसका वेग शून्य हो जाता है उस समय उसका वेग हम लोग क्या लेंगे, शून्य लेंगे, और फिर नीचे गिरने शुरू कर देता है। इस दौरान उसकी गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है और फिर वापस गति ऊर्जा में, जबकि त्वरण गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है। और याद रखिएगा, गति के प्रत्येक बिंदु के दौरान गति ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग समान होता है। ठीक है, और जहां इसका गुरुत्वाकर्षण का मान हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, सोना दिया, तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चांदी बदल चांदी भी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए, सोना एक बहुत कम क्रियाशील धातु है, इसलिए यह प्रकृति में प्रायः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जबकि लोहा, जिंक और एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होते हैं और सामान्यतः यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, गैस के अणुओं के बारे में यही सही कौन सा कथन सही है, जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि गतिक सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के अणु हर अवस्था में ठोस, द्रव और गैस निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या ऑप्शन हो सकता है इसका सही। केवल ठोस में अणुओं की गति होती है, गैस में स्थिर रहते हैं, कह रहा है कि 3 अवस्थाओं में निरंतर गति करते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीनों अवस्थाएं में, या ठोस हो या द्रव या गैस हो, कण उसके जो होते हैं हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, ये पहली बार पूछ रहा है। कृष्णा जल विवाद को लेकर जल समझौता जो है 66.34 था, लेकिन तेलंगाना कितने मांग कर रहा था, जो आंध्र प्रदेश ने मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, इसको समझने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा जल विवाद में तेलंगाना ने 50 हिस्सेदारी यानी बराबर बंटवारे की मांग की थी, जबकि वर्तमान में यही समझौता 66:34 के अनुपात में जो है उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस मांग को ठुकरा दिया और मौजूद अनुपात को बनाए रखने के पर जोर दे रहा था, क्योंकि तेलंगाना का दावा है कि कृष्णा बेसिन का लगभग 71% हिस्सा उसके क्षेत्र में आता है, जबकि आंध्र प्रदेश अपनी परियोजना के लिए इस अनुपात को आवश्यक बनाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा पूछा था, लॉर्डनेस यानी तीव्रता के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है। जहां पर इस तरीके से आपको 4 जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले ऑप्शन में था आयाम पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तीव्रता के बारे में पूछ रहा है, तीव्रता से ही कह रहा है। तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद मानव की कान की संस्कृति पर निर्भर करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर, क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ध्वनिक तीव्रता की बात कर रहा है और सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आवृत्ति एक फ्रीक्वेंसी है और इस पर निर्भर जो है नहीं करती है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। और डी इसका इसलिए आंसर नहीं होगा क्योंकि मानव का संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।
ठीक है दोस्तों, करती है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करता है। अवतल दर्पण को, ठीक है, यदि वह दर्पण के बहुत पास या फोकस के अंदर खड़ा हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे, वास्तविक उल्टा और बड़ा, अवास्तविक सीधा, छोटा, आभासी सीधा और बड़ा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो समझिए इसको, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रख दी जाती है तब प्रतिबिंब जो बनता है वह भासी बनता है, प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है। ठीक है, और और प्रतिबिंब आपको बड़ा बनेगा आकार में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी कारण अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है ताकि चेहरे का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखे सके। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया था, नेफ्रॉन के मुख्य रूप से क्या पाया या छाना जाता है। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या पाया या छाना जाता है। आपके ऑप्शन थे यूरिया और जल, यूरिया और CO2, अमीनो अम्ल और जल, CO2 और जल, CO2 वाटर। तो देखिए नेफ्रॉन यानी गुर्दे की संरचना एक क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन के रक्त में या नेफ्रॉन के रक्त का निस्पंदन होता है जिसमें यूरिया और जल छाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है। जहां इस तरीके से आपके चार ऑप्शन देखने को मिले होंगे, तो मैं आपको बता दूं भ्रष्टाचार धारक सूचकांक के 2024 में जो कि फरवरी 2025 में जारी हुआ था, इसके अनुसार भारत का 180 देशों में से 96वें स्थान पर रहा है और इसका स्कोर जो है 38 रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 या 3 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं जारीकर्ता की बात कर दूं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है। शीर्ष देशों की बात करूं जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर हो जाएगा। और पिछली रैंक की बात करें 223 की, तो भारत जो है 93वें स्थान पर रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन पूछा था 2025 के फ्रेंच ओपन पुरस्कार एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, हु वन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। जहां इस तरीके से आपको चार ऑप्शन देखने को जो है मिले होंगे। तो मैं आपको बता दूं विजेता थे कार्लोस अल्फराज जो कि स्पेन के रहने वाले थे। उसके बाद उप विजेता के नाम की बात करें तो जेनिक सीनियर इटली की रहने वाली थी। उसके बाद महिला एकल कोको गॉफ की बात करें तो आर्यन सबालेंका जो कि बेलारूस के रहने वाले थे। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2025 की आयोजन 19 मई से शुरू हुई और 8 जून तक 2025 को समाप्त हुआ। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है, दूसरा फैक्ट है टूर्नामेंट पेरिस के स्टेड रोलैंड्स गैस में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, टूर्नामेंट अगर पूछे कहाँ हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया था शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के बीच आयोजित हुआ किया गया था। ये दूसरा शिफ्ट का सवाल है, ये पहला शिफ्ट में भी पूछा है और दूसरा शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग याद रखिएगा। शक्ति युद्ध अभ्यास द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह अभ्यास भारतीय सेना फ्रांसीसी के बीच आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग, रणनीति समन्वय, आतंकवादी रोधी अभियानों में दक्षता बढ़ाना, ये सारे शामिल है। ठीक है, उसकी बात करें संस्करण की तो ये 18वां संस्करण था जो 18 जून से 1 जुलाई तक चला था। ठीक है, तो ये आप सबको फैक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा मिश्र शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 का 11वां संस्करण था जो 10 मई से 23 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया था। और यह कर्नाटक के बेलगावी में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवादी विरोधी और शांति स्थापना अभियानों में अपना समन्वय व क्षमता बढ़ाना था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मई 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है और मैंने शॉर्ट वीडियो में ये बताया भी था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आंसर आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स की। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं।
ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। इस पद पर इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा, यह डिफाइन किया गया है। उसके बाद उसकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इस पद पर वह राजेश्वर राव का स्थान होंगे। वर्तमान में वह भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। गेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के अपने प्रसिद्ध प्रयोग के लिए किस पौधे को प्रयोग किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब ये कारण कह रहे हैं कि कारण किस लिए था। मेंडल ने मटर के पौधे इसलिए चुने क्योंकि उन्होंने उगाना आसान था। ये आसानी से स्वपरागण और परपरागण कर सकते थे। इनमें कई स्पष्ट विपरीत लक्षण मौजूद थे, जैसे कि बीज का आकार, रंग, फूलों का रंग, पौधे की ऊंचाई आदि, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का उपयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन आया था साथियों, पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर आपको हूबहू इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, पीएम पार्क भारत के मध्य प्रदेश के धार जिले के भौसाला वदनावर के पास में स्थित है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2025 को रखी थी। और यह देश का पहला ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क है। ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, यह पार्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ठीक है, अन्य पार्क की बात करें तो देखिए, देश कुल 7 राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में, जैसे तमिलनाडु प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे राज्यों में। अब आते हैं नेक्स्ट, इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे, जिसमें आपका आंसर ऑर्डर दुस्के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अमीबा में खाद्य श्रृंखला यानी भोजन ग्रहण के क्रम क्या होता है? ठीक है, जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए जो है यूडोपोडिया बनते हैं। यूडोपोडिया भोजन को चारों ओर से घेरकर अंदर लेते हैं और इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भोजन कोशिका के अंदर पहुंचकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका में एंजाइम की सहायता से पाचन होता है और अपचित भोजन के बाद कोशिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद यूडोपोडिया भोजन खाद्य रिक्तिका इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाए। नेक्स्ट, मीमोसा यानी छुई मुई के पौधों को छूने पर उसकी पत्तियां क्यों मुरझाती है? जहां पर इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, वो यही ऑप्शन थे। प्रकाश संश्लेषण रुक जाने के कारण ऑप्शन नंबर ए में था। बी में तुरंत दबाव अचानक परिवर्तन के कारण, तो यही इसका राइट आंसर हो जाए। तुरंत दबाव का मतलब पानी के दबाव के कारण अचानक उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए पत्तियां मुरझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। ठीक है, डेबो टेबल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो डेबो टेबल का उपयोग मुख्य रूप से जो है कचरा प्रबंधन में किया जाता है। इस स्थान पर एकत्रित कचरे का छांट जाता है ताकि पुनः उपयोग सामग्री को अलग किया जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य समझिए तो रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना होता है। इसलिए यह कथन जो है यहाँ पर कचरा अधिक उत्पन्न होता है, जिसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए उसका क्या होगा, पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कोशिका में प्रजनन कहाँ होता है? जहाँ इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिका में प्रजनन मुख्य रूप से जो है कोशिका विभाजन के माध्यम से होता है, जो केंद्रक में शुरू होता है प्रकृति के साथ, और फिर जो होता है 4 कोशिका द्रव्य में बटकर नई कोशिका को बनाता है, जिसमें समसूत्री और
अर्धसूत्री विभाजन शामिल है। ये सभी कोशिकाएं विभिन्न चरणों में होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समसूत्री और सूत्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये समसूत्री और सूत्री क्या होता है, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, तो इस सब सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आया था, हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट के लिए ट्रेडिंग घंटों को 1 घंटे यानी कुल 2 घंटे बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया। जहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर जिसमें है यानी बी में है, तो आपका राइट हो जाएगा वही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दी जाए, ठीक है, किसी वस्तु की ऊंचाई को 2 गुना कर दी जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कितने गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। तो h की कह रहा है कि 2 गुना बढ़ा दिया तो ये भी 2 गुना इसका मान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न से कौन सा ज्वाला यानी फिल्म के साथ नहीं जलता है, कौन सा जो है ज्वाला के साथ नहीं जलता है, एलपीजी, मोम, लकड़ी, चारकोल। तो देखिए एलपीजी जो है एक गैस है जो प्रज्वलित होने पर ज्वाला के साथ जलती है। बी भी जो है मोम पिघलकर वाष्प बदल जाता है और वाष्प ज्वाला के साथ जलती है, जैसे मोमबत्ती। उसके बाद लकड़ी जो है वे भी वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं जो जलने पर ज्वाला उत्पन्न होते हैं। लेकिन चारकोल किसी स्पष्ट ज्वाला या फ्लेम के जलता है। यह मुख्य रूप से शुद्ध कार्बन होता है और गर्म होने पर वाष्पीकृत नहीं होता है, जो ज्वाला उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इसके बजाय यह चमकता है और गर्मी पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, वेग समय यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आप लोग इस तरीके से जो है ऑप्शन देखने को मिला होगा। तो मैं बता देता हूँ आप सबको कि वेग समय ग्राफ की ढाल इक्वल टू त्वरण होती है। क्या होता है, वेव समय ग्राफ की ढाल जो होता है इक्वल टू त्वरण होता है। ठीक है, यदि वेग समय ग्राफ सीधी रेखा हो, वेग ग्राफ रेखा यदि सीधी रेखा हो, उसकी ढाल में स्थिर रहती है यानी त्वरण समान है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, त्वरण समान ऋणात्मक ढाल का अर्थ ऋणात्मक त्वरण होता है, ना कि त्वरण कम होना। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक ढाल होने पर त्वरण कम हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु संख्या के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है, परमाणु संख्या के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, परमाणु संख्या नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता होने के कारण क्या है, वैलेंसी 4 होने के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर कार्बन हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। जहां पर इस तरीके से जो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि इसके बाहरी संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह इन इलेक्ट्रॉनों को खोने या पाने के बजाय अन्य परमाणुओं के साथ साझा करके अपने अष्टक जो है पूरा करते हैं, जिससे यह 4 संयोजकता बंद बनाता है और यह उसकी चतुर संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जहां इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। तो कह रहा है कि कथन ए और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है। बी को देखिएगा तो कह रहा है कि ए कारण ये सब पैगाम दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आप लोग पॉज करके ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैं इतना पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ये भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाए जिससे आपको बोरियत महसूस होगी। आप लोग पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या बनता है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट। तो देखिए क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम
भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब यह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी COH2 बनाता है, जिसे स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। और ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। COH प्लस H2O से अभिक्रिया करा रहा है तो बन रहा है COH2, ये होल ट्वाइस यानी बन रहा है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी ऊष्मा इसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या, ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको ऑप्शन टिक मार लेंगे। अब इस क्वेश्चन के साथ ही आप लोग देखिए कितने गंभीरता से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सकृत्या श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर वाला पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। जहां पर इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ऑप्शन देखकर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। सबसे पहले जो नहीं होता है उसको काट दिया, एल्यूमिनियम तो नहीं होता है और जिंक नहीं होता है, इन दोनों काट दिया। अब बचा आयरन और लोहा। ठीक है, लोहा और लेड सीसा। तो देखिए सब ये दोनों ऊपर ही पाया जाता है, कॉपर के ठीक ऊपर पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले आता है सीसा, उसके बाद आता है आयरन। तो सीसा इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। बहुत गंभीर में ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था साथियों डीआरडीओ, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत के परीक्षण चेंज रेंज से किस दिन किया गया था। जहां पर आपको इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना 26 मार्च 2025 को जो है VLSRSAM का सफल परीक्षण किया था। ये सबसे पहले 27 नवंबर को ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था, यानी ITR से किया गया था। उसके बाद VLSRSAM एक स्वदेशी नौसैनिक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली लॉन्च किया था, जिसे युद्ध पोतों से ऊर्ध्वाधर के रूप में लॉन्च किया जाता है। इसका उद्देश्य दुश्मन विमानों और एंटी शिप मिसाइलों को कम दूरी पर नष्ट करना। और मैंने उस जब 27 नवंबर को शूट किया था तो मैंने कहा था आप लोग SRSAM का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। पता नहीं आप लोग याद किए होंगे या नहीं किए होंगे। ठीक है, ध्वनि को गमन प्रसार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। निर्वात की, निर्वात में तो नहीं हो सकता। माध्यम की, हाँ ये इसका राइट हो जाएगा। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को गमन करने के लिए। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक है, ये अयांत्रिक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप लोग याद रखिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसमें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता या ठोस द्रव गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह वह कण नहीं होते हैं जो कंपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसके साथ क्या होता है। तो देखिए जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया है, किरण अभिलंब से दूर जाता है, नहीं, किरण अभिलंब से की ओर मुड़ जाता है, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ये देख लेते हैं। एक सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और सूत्री विभाजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अनंत पर रखी जाती है तो बताइए इसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए अनंत पर स्थित वस्तु आने वाली प्रकाश की किरण परस्पर समांतर होती है। अवतल दर्पण के समांतर की परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब फोकस बिंदु के समान वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य पूछा है। जहां इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे तो राइबोसोम जो है करते हैं, जिन्हें कोशिका प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन के कारखाना कहा जाता है। तो आपको उसका उम्मीद करता हूँ आंसर मिल गया होगा। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ये समझिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, आयनों को आपस में आदान प्रदान करते हैं। अब ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है किधर, इधर दिया गया है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन हस्तांतर होते हैं, इस अभिक्रिया में आयनों को आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर देखिए बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित
निम्न में से किस विलयन या परिघटना में कणों की यादृच्छिक गति पाई जाती है? यहाँ पर इस तरह के 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। तो विसरण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विसरण में क्या होता है? विसरण में विलयन को कणों को यादृच्छिक दिशा में नियंत्रित गति करती है। यह गति के कणों की गति ऊर्जा के कारण होता है। इसी वजह से एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में स्वतः फैले जाते हैं, ठीक है। तो इसे इसका कारण हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि पश्चिम बंगाल किस राज्य की अपनी सीमा जो है सीमा घेरने के लिए एक विशाल ग्रीन वॉल बन रही है, जिसमें 4 ऑप्शन इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो है वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल यानी WBPCB ने फैसला किया कि पश्चिम बंगाल में सीमा लगते पश्चिम प्रांतों की ओर लगभग 800 किलोमीटर लंबी ग्रीन वॉल बायोशील्ड जाएगा। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बता दूं यह बायोशील्ड विशेष रूप से झारखंड राज्य की सीमाओं के साथ बनाई जा रही है, ताकि झारखंड की और अन्य पश्चिम हिस्सों से होकर आने वाली क्रॉस बाउंड्री वायु प्रदूषण को रोका जा सके, ठीक है। सभी जगह लग रहा है लेकिन दिल्ली में ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विश्व चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक मुकाबले ने किस खिलाड़ी को हराया था? देखिए इससे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स जोना डेनिस मालग्रेगन। कैसे? देखिए एम्स जोना डेनिस मालग्रेन जो है 53 की ग्राफ स्टाइल में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में जो कि सीनियर गेम था क्रोएशिया के जोग्रेब में 13-21 सितंबर 2025 तक आयोजित की गई थी। तो ये भी आपको फैक्ट्स याद रखने। तो सारे प्रश्न जो है साथियों खत्म होते हैं, यहीं पर सवाल खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत लगता है मेहनत बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में 9 दिसंबर के।